हेलो फ्रेंड्स, अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन को अपन रेडॉक्स बोलते हैं। और इस रेडॉक्स के ख़त्म हो जाने के बाद में अपने पास में रहेगी कुछ नेम रिएक्शंस। और नेम रिएक्शंस ख़त्म होने में लगेगा आपको सिर्फ 2 वीडियो। और फिर 3 वीडियो में बचे हुए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन 3 वीडियो में ही अपन सारे चैप्टर कवर कर लेंगे। जितने भी चैप्टर है ना ऑर्गेनिक के, एल्केन एल्कीन, सम बेसिक कंसेप्ट, हेलो एल्केन, अल्कोहल फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन, सारे चैप्टर 3 वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। और रेडॉक्स, इसमें जो रिडक्शन है वो सिर्फ 1 वीडियो का है। ऑक्सीडेशन थोड़ा सा बड़ा पोर्शन है तो इसमें थोड़े ज़्यादा वीडियो लग सकते हैं, तो मैं इसमें वीडियो लंबे बनाने की कोशिश करूँगा 40 मिनट्स प्लस के। ओके, ताकि अपना ऑक्सीडेशन ख़त्म हो, फिर ऑर्गेनिक ख़त्म हो जाए। फिर आप उसके बाद में आपको 1 वीडियो में कंप्लीट GOC2 का शॉर्ट, मतलब शॉर्ट में रिवीजन बोलते क्या बोलते हैं, वन शॉट मिल जाएगा आपको पूरा। उस वन शॉट से अभी मेरे पास में घर में मैंने जब नीट की प्रिपरेशन की थी 2018 से 2020 तक, तब तक मेरे पास में मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं GOC2 के, जिसको पढ़ करके आप आसानी से रिवाइज कर सकते हो कंसेप्ट। तो उसको, उस चार्ट को अगर डेली पढ़ोगे ना तो आपकी मेमोरी में सारे कंसेप्ट आ जाएंगे। उसके बाद जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ऐसे क्वेश्चन जो मल्टीपल स्टेप वाले होते हैं, A से B, B से C, तो वो क्वेश्चन आपके फास्ट बनने लगेंगे। वो फास्ट बनने के लिए आपको वो चार्ट रोज़ रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आपको पता लगे तुरंत कि हाँ क्या दिया है तो कौन सी रिएक्शंस करवानी है। तो ये सब होगा। और उसके बाद अपन खूब सारे क्वेश्चंस कर लेंगे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के, क्योंकि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक अपने कर रखी है तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और फिजिकल में आप फॉर्मूले, आपको पता है बहुत सारे चैप्टर्स के कर रखे हैं, और बाकी फॉर्मूले भी आपको करवा करके उस पर MCQs करवाए जाएंगे। ओके, और बाकी आप ये कर लीजिए अब से रोज़। अभी तक की जो स्ट्रेटजी है उसमें आपको ये होना चाहिए, रोज़ आपको बायो के एटलीस्ट 100 MCQs प्रैक्टिस करने चाहिए, और वो भी एक टाइम लिमिट में, क्योंकि बायो में आपके पूरे नंबर आने ज़रूरी हैं नीट एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। जैसा आप भी कट ऑफ जा रहा है उसके अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 330 प्लस तो किसी भी कैटेगरी का हो, भले ST कैटेगरी का हो, SC कैटेगरी का हो, जनरल हो, OBC हो, 330 होने ही चाहिए। ऑलमोस्ट SC ST को 300 प्लस, और अब OBC में या जनरल हो तो 340, EWS में हो तो 330 प्लस। ये स्कोर होगा आपका, तभी सब कुछ हो पाएगा। इसलिए बायो को NCERT बार बार रीड करनी है। तो 100 MCQs आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं। भले वो गलत हो जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, बाद में तुम उसको एनालिसिस करने में टाइम लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब क्वेश्चन करो तब एक बिल्कुल फिक्स टाइम लिमिट में क्वेश्चन करो। 100 MCQs को 50 मिनट में करने की कोशिश करो, ठीक है। और रोज़ का एक चैप्टर NCERT से। आपको लगेगा कि यार ये चैप्टर तो अभी बार बार पढ़ रहे हैं, बोर हो रहा है, बट आप जितनी बार पढ़ोगे ना, मेरी बात मानिए, उससे बहुत फ़ायदा होता है रिवीजन में और MCQ लगाते टाइम में। मैं बताऊं, मेरे को प्लांट किंगडम बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था नीट के टाइम में, और एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, और एक दो ऐसे चैप्टर थे जो बिल्कुल समझ में नहीं आते थे, बट मैं रेगुलर उसकी रीडिंग करता था। तो मेरे स्टेटमेंट मैंने एग्ज़ाम में देखे देखे से लगे, और मैंने करेक्ट किए, और मेरे 360 थे बायो में। ओके, और उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ना शुरू कर दे। तो अब आप ये स्ट्रेटजी रखिएगा कि अब आपको समझ में आए सारी चीज़ें। ओके, रोज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं आपको बायो के और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ये जैसे ही कंप्लीट हो जाए एक बार पूरा अच्छे से रिवाइज कर देना, फिर डेली 30 क्वेश्चन MCQ, 30 MCQs लगाना, और थोड़े थोड़े रिवाइज करते जाना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब डायरेक्ट मतलब होता है कि O2 का जुड़ना। भाई अपन इन जो फिजिकल में पढ़ते हैं तो ऑक्सीडेशन का मतलब बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का जुड़ना, या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव का हटना, इस टाइप से बातें करते हैं, बट वो सारी बातें यहाँ नहीं करेंगे ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन एटम का जुड़ जाना। ओके, तो ऑक्सीडेशन में अपन करेंगे क्या, वो सारी बातें अपन पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन किस किस का पढ़ेंगे अपन, इस पूरे ऑक्सीडेशन में क्या क्या पढ़ेंगे। एल्केन और एल्कीन का ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, उसमें हाइड्रोक्सिलेशन पढ़ेंगे, ओजोनोलाइसिस पढ़ेंगे, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पढ़ेंगे, और कंबंशन पढ़ेंगे। ये एल्कीन का है। इसमें से ओजोनोलाइसिस एक बड़ा पोर्शन है, बाकी छोटे छोटे पोर्शन है।
उसके बाद में ये भी एक हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन है, इसे बोलते हैं साइड चेन ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? साइड चेन ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होता है, यहाँ पर कोई भी कार्बन होगा, उस कार्बन के पास में भले ही उस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हो, भले ही उस कार्बन से एक पाई बॉन्ड जुड़ा हो, भले उस कार्बन से एक ऑक्सीजन जुड़ा हो, तो वो सीधा का सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये इतना ही कंसेप्ट है, समझ में आया आपको? क्वेश्चन इस पर बहुत सारे करेंगे। ये देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं जिसके पास में जो मेटल है वो हैवी अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, जैसे क्रोमियम+7 में हो गया, क्रोमियम+6 में और मैग्नीज+7 में हो गया। तो इस कंडीशन में क्रोमियम और मैग्नीज के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेंगे और इसको डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। भले यहाँ पे कितनी लंबी चैन हो, यहाँ पे कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है कि बस ये 3 चीज़ें अपने को मिल जानी चाहिए। ओके, ये कंसेप्ट क्लियर? इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद में तीसरा जो है ये है आपके पास में बेंजीन का ऑक्सीडेशन। ये एक फिक्स्ड है, आउट ऑफ एनसीईआरटी है और बट एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है 2-3 बार, इसीलिए। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डी ब्लॉक में पढ़ते भी हैं इनको। तो अगर टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड है तब इसमें ऑक्सीडेशन करने पर है बनता है फिनॉल। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन। और अगर 3 डिग्री से ज़्यादा हीट कर लिया तो बन जाएगा मैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, क्या बन जाएगा? 300 से ज़्यादा हीट कर लिया, मैलिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। ये बस इतना ही था। फिर आपको ये हाइड्रोकार्बन का एक और ऑक्सीडेशन मिलता है। ये सारे हाइड्रोकार्बन की ऑक्सीडेशन है। ये हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन था, ये पूरे एल्केन एल्कीन ये भी तो हाइड्रोकार्बन से ही हैं। तो इसमें ये नेम रिएक्शन आती है एक, जिसका नाम है इटार्ड रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको एनसीईआरटी से ही उठा के दिखाया मैंने आपको। एल्डिहाइड फॉर्मेशन की मैकेनिज्म होती है। यहाँ पर क्या होते हैं, एक टोलुइन लेते हैं और यहाँ पे क्रोमियम का एक कंपाउंड लेते हैं। अब आपको यहाँ टोलुइन दिखा, मतलब हाइड्रोकार्बन, और ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है क्रोमियम अपनी +6 में। तो आपको माइंड में सीधा आ जाना चाहिए कि भाई ये तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये सिर्फ ऑक्सीडेशन करेगा ऑक्सीडेशन। तो इसका ऑक्सीडेशन करके ये इंटरमीडिएट बनता है। ये इंटरमीडिएट बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट एग्जाम में आया हुआ है और ये रिएक्शन तो पता नहीं कितने ही बार पूछ चुका है। मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ये एक नेम रिएक्शन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इंटरमीडिएट बनता है, इसका नाम भी आपको आना चाहिए। इसका देखो CrO2Cl2 ये लेते हैं, इसको बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल इसको बोलते हैं क्रोमिल, और ये क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड बनेगा, मतलब बनेगा नहीं, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इंटरमीडिएट बनेगा। उसको अपन याद करते हैं CHOCRO। क्या पढ़ सकते हैं इसको? छोकरो। आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, राजस्थानी वर्ड है छोकरो, मतलब लड़का। छोकरो HCl22। छोकरा मतलब लड़का, लड़का कितने साल का होगा? 22 साल का। ठीक है, छोकरो HCl22। फिर उसका करेंगे हाइड्रोलाइसिस, तो ये पूरा का पूरा फट हट करके बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ये थ्योरी नहीं पढ़नी है, जितनी रिएक्शंस बताई हैं वो रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। कैसे याद करना है, इंटरमीडिएट भी याद होना चाहिए, सब कुछ याद होना चाहिए। इस रिएक्शंस का नाम है इटार्ड रिएक्शन। क्या नाम है इसका? इटार्ड रिएक्शन। ओके, फिर यहाँ पे भी तो क्रोमियम+6 में दिखा, तो आपके माइंड में यही आएगा कि हाइड्रोकार्बन दिया है, क्रोमियम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसका करेंगे ऑक्सीडेशन। तो जैसे वहाँ इंटरमीडिएट बना था, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बना था, तो यहाँ पे भी एक इंटरमीडिएट बनेगा। इसका नाम होगा, ये क्या हो, इसको पढ़ो चोको। तो इस चोको बार नहीं होता है, तो ऐसे ही हो गया चोको CH3 यानी मिथाइल, या चोको में 2, ऐसे याद रख लो। फिर वही वापस हाइड्रोलाइसिस करना है और बनाना क्या है आपको? बेंजल्डिहाइड। तो ये फिर से आपको नहीं पढ़ना है थ्योरी, एक बार पढ़ो तो पढ़ सकते हो, बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बट ये रिएक्शन, इसका इंटरमीडिएट और किससे बनता है, क्या बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, फिर अपन आते हैं यहाँ पे फिनॉल के फॉर्मेशन के एक
आती हैं रिएक्शंस जो क्यूमीन प्रोसेस है। आप एनसीईआरटी में इसके लेफ्ट साइड देखोगे तो दुनिया में जितना भी फिनॉल बनता है उसका सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पोर्शन 60 to 80% तक फिनॉल इसी मेथड से बनाते हैं। तो ये फिनॉल बनाने का एक बहुत बहुत शानदार वाला मेथड है। ठीक है, इस रिएक्शन में एसीटोन एज अ बाई प्रोडक्ट मिलता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आएगा, आप कर भी नहीं पाओगे अगर आपको पता नहीं होगा कि एसीटोन इसका बाई प्रोडक्ट होता है। तो ये एक तरह से ऑक्सीडेशन ही है। देखिए इसमें ऑक्सीजन जोड़ रहा है तो ऑक्सीजन कहाँ जाके जुड़ेगी, इस कार्बन और ऑक्सीजन मतलब O सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे यही होगा ना, डबल बॉन्ड होता है, लेकिन यहाँ वैलेंसी कन्वर्ट करोगे तो यहाँ O ऑक्सीजन है। इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन को डाल दिया, देखिए ये रही, कुछ भी नहीं हुआ, सिंपल। फिर उसके बाद में क्या करोगे, यहाँ जैसे वहाँ पे इंटरमीडिएट बनता था वैसे ही यहाँ पे भी इंटरमीडिएट बना इंटरमीडिएट, फिर उसका कर दिया हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम, तो क्या बन गया, फिनॉल। इस रिएक्शन का नाम होता है क्यूमीन प्रोसेस। क्या नाम होता है, क्यूमीन प्रोसेस। ओके, ये रिएक्शंस भी एक तरह से नेम रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन है हाइड्रोकार्बन का, तो आपको डायरेक्ट याद रहनी चाहिए क्यूमीन प्रोसेस। ओके, क्यूमीन क्या होता है, इसी का कॉमन नेम है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है इसका कॉमन नेम है। अगर इसका नाम आईयूपीएसी लिखोगे तो ये आइसो टाइप का कुछ दिख रहा है, तो और आइसो है 3 कार्बन है, तो क्या हुआ, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो इसका आईयूपीएसी नाम भी याद रखना, कॉमन नेम भी याद रखना, इसकी ये रिएक्शंस भी याद रखना। हवा के साथ में रिएक्शन कराते हैं, O2 मतलब हवा। ओके, और क्या बन जाएगा आपके पास में, और साथ में बन जाएगा एसीटोन। ये एसीटोन जो बन रहा है ये आपका बाई प्रोडक्ट है, इसे भूलना नहीं है, याद रखना है। ये रिएक्शन अकेली 3 बार नीट में पूछी जा चुकी है, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऊपर वाली दोनों रिएक्शंस और ये रिएक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला है फिनॉल का, ये फिनॉल का अब पढ़ना तो अपने को फिनॉल का ऑक्सीडेशन। अब ये तो है ना, फिनॉल बनाया था, फिनॉल का ऑक्सीडेशन नहीं था, ये हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन था। फिनॉल का ऑक्सीडेशन ये होता है, यहाँ पे भी क्रोमियम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। पहचानोगे कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कि ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। क्रोमियम यहाँ पे +6 में अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो क्रोमियम और KMnO4 के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जनरली। ठीक है, पहला आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो याद करने ही पड़ेंगे ना, कि 2 तो ये हो गए, उसके अलावा जो आएंगे आपको साथ डिस्कस करूँगा अभी। तो ये इसको बेंजोक्विनोन में कन्वर्ट कर लेता है। कैसे कन्वर्ट करना है, बहुत लंबी मैकेनिज्म होती है, अपने को डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेवरल स्टेप्स आएंगे, उन स्टेप्स पे आपको नहीं जाना है बिल्कुल भी। डायरेक्ट एनसीईआरटी का है तो वो डायरेक्ट आपको याद कर लेना है। ये क्या है, एक तरह से इसका केमिकल नेचर क्या होगा बेंजोक्विनोन का, नॉन, लास्ट में नाम में नॉन आता है। नॉन किसके आता है नाम में, कीटोन आता है। क्या आएगा, ये एक तरह से कीटोन है। देखो यहाँ लिखा भी है कॉन्जुगेटेड डाई कीटोन। ओके, तो ये वर्ड आपको याद रहना चाहिए, कॉन्जुगेटेड डाई कीटोन। ओके, और ये डार्क कलर का होता है। उसके अलावा ये ना रिएक्शन मैंने ऐसी पास में लिखी हुई थी इसीलिए लिख दी, ये है इसका रिडक्शन। ओके, तो अभी इसके पास इस रिएक्शन में नहीं जाएंगे, इसको रिडक्शन में अलग से पढ़ लेंगे अपन, बट इसमें बेंजीन बन जाती है। दोनों रिएक्शन पास पास लिखी थी इसलिए मैंने लिख दी, बट इसको यहाँ नहीं पढ़ती है, ऑक्सीडेशन नहीं है, ये रिडक्शन है। ओके, ये तो रिएक्शन लिखा है, अपन बोल देंगे रिडक्शन। ठीक है, ये बात समझ में आती है, तो चलिए आगे बढ़ते। इनमें ये जो रिएक्शन थी ना, इसमें कोई मतलब कंसेप्ट नहीं होता, डायरेक्ट आपको याद रखनी है। कंसेप्ट यही है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बन रहा है। आप बोलोगे स्पेसिफिक प्रोडक्ट क्यों बन रहा है, ऑक्सीडेशन में सिंपल प्रोडक्ट बनना चाहिए ना, सिंपल से ऑक्सीजन ऐड होनी चाहिए। हाँ, पहले स्टेप में सिंपल ऑक्सीडेशन होता है, फिर अपन अपनी उपयोगिता के अकॉर्डिंग, अपनी जो इच्छा होती है क्या बनाना है उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाइड कर देते हैं, और एनसीईआरटी में जैसे दिया है वैसे पढ़ना पड़ेगा अपने को। तो स्टार्टिंग की कुछ चीज़ें ऐसी हैं, इसीलिए थोड़ा सा ये ऑक्सीडेशन लेंथी सा है। चलिए उसके बाद अपन पढ़ते हैं, अब अपन कॉमन सी बातें पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन की। जैसे अगर आप एल्कोहल का ऑक्सीडेशन पढ़ोगे, भाई अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पढ़ना है आपको, ROH एल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बन सकता है, एल्डिहाइड बन सकता है। ठीक है,
या कीटोन बन सकता है, और इनका फर्दर आगे ऑक्सीडेशन करते हो तो एसिड बन सकता है। क्या एल्कोहल से डायरेक्ट एसिड बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो, भयंकर वाला, नहीं तो ऐसे ही होगा। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा, अगले चैप्टर में जाएगा, ठीक है। फिर और करोगे तो ये भी अपने अगले चैप्टर में चले जाएंगे। ओके, चैप्टर मतलब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर। ओके, अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो उसका ऑक्सीडेशन करोगे तो बनेगा आपका एल्डिहाइड। फिर से अगर फर्दर ऑक्सीडेशन कर लिए एल्डिहाइड का तो आपको मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ला के पटकने पड़ेंगे। कौन कौन से होंगे अभी अपन डिटेल में स्टडी करेंगे इनका। पहली बात तो ये आपको समझ में आया, ये बात समझ में आती है, यही वाला सब कुछ इम्पोर्टेंट है, कैसे आगे जाना है। ओके, ठीक है। अब अपन यहाँ आगे बात करते हैं। ये आपको थ्योरी नहीं भी पढ़ोगे तो काम चलेगा, यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखिए, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इसने नाम लिखा है क्रोमिक ऑक्साइड, क्रोमियम +6 में यहाँ, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। प्राइमरी अल्कोहल दिया है तो उसे एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर लो। दूसरा आता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और यहाँ एक चीज़ बोलनी चाह रही है एनसीईआरटी, जो चुपचाप के बोल के चली जा रही है अगर आप ढंग से नहीं पढ़ते तो। इसका नाम है पीसीसी। क्या नाम है? प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, मतलब क्रोमियम है और वो भी +6 में है। ठीक है, अगर आपको बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाना है, ये पीसीसी के बारे में बता दूं, इसका नाम है प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और ये है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड मतलब ना धीमा ना तेज, मध्यम गति का। ये क्या करेगा? अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे, देखो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे तो सीधा का सीधा क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। लेकिन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे तो यही बनेगा, एल्डिहाइड ही बनेगा। ठीक है, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है? ये सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल को, इसका माइल्ड वाले का क्या काम हो गया? ये करेगा अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट, किसमें? एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, बस यही एक काम करेगा और कोई काम नहीं करेगा। इसने एक यहाँ पे एक संदेश दिया है, बहुत गुप्त संदेश दिया है कि पीसीसी डबल बॉन्ड को बिल्कुल छेड़ता भी नहीं है। इसने हाईलाइट करके रखा एनसीईआरटी ने, लेकिन बोला कहीं नहीं है। ठीक है, और एक इसके बारे में बताया है पीसीसी होता क्या है। हालांकि एनसीईआरटी ने क्वेश्चन में इसके स्ट्रक्चर भी दिए हैं, तो ये लाइन आपको याद होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड मतलब CrO3 विथ पिरिडीन। देखो अपन पीसीसी की यहाँ लिख देते थे, पीसीसी होता क्या है? पीसीसी ये होता है क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, CrO3 प्लस पिरिडीन। पिरिडीन आपको पता है ना, इस बार नीट 2023 में भी पूछा था, पिरिडीन की स्ट्रक्चर में कितने पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, ऐसा कुछ उससे क्वेश्चन पूछा था। प्लस HCl, इनकी रिएक्शन से एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, उस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पीसीसी। ओके, बात याद रहेगी, एनसीईआरटी की है, ये याद होनी चाहिए बात आपको। और क्या कन्वर्ट करता है ये? प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में, याद रखना अगर आपको। और बेटर रीएजेंट है, अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है तो बेटर रीएजेंट कौन होगा? पीसीसी होगा। ओके, और अगर प्राइमरी अल्कोहल नहीं है, देखो कुछ भी नहीं होता है इसमें, क्या करते हैं इस ऑक्सीजन को हटा देते हैं और डबल बॉन्ड O लगा लेते हैं, बस इतना करना होता है, तो अपने आप प्राइमरी का प्राइमरी बनेगा। अब सेकेंडरी है तो क्या करोगे आप? सीधी सी बात, इस ऑक्सीजन को हटाओगे, यहाँ करोगे, तो अभी क्या बन गया? क्या एल्डिहाइड बना? नहीं, कीटोन बनता है। तो ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन में कन्वर्ट होगा, प्राइमरी अल्कोहल है तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। ओके, समझ में आ गई बात। इसके अलावा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये है आपके पास में KMnO4। KMnO4 स्ट्रॉन्ग है, और CrO3 आपका क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, और एक आपका और नया है जो कि नीट में पूछते भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। ये ऊपर वाले लोग क्या कर रहे थे, अपन ने अभी दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़े, माइल्ड और स्ट्रॉन्ग। ये माइल्ड और स्ट्रॉन्ग के बारे में बात करें अगर अपन, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, बिल्कुल एकदम यहाँ, ताकि आपको दिख जाए। ओके, अब मैं बताता हूँ यहाँ पे एक बात। एक होगा आपके पास में प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH, इसको अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हैं, ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मोआ, ये क्या करेगा, एल्डिहाइड में बदल देगा इसको। किस में, एल्डिहाइड में। अगर 2 डिग्री अल्कोहल होगा, 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो इसको क्या करेगा मोआ, इसको कीटोन में बदल देगा। 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो इसको क्या करेगा मोआ, कुछ भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। जबकि एक और नया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपने सामने आया है, आजकल नया नया आया है मार्केट में, उसका नाम है कॉपर विथ हाई टेम्परेचर। कॉपर विथ हाई टेम्परेचर क्या करेगा, अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो वही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग मोआ की तरह काम करेगा, सेकेंड डिग्री अल्कोहल है तो वही वापस मोआ की तरह काम करेगा। अगर 3 डिग्री अल्कोहल आ गया तो वहाँ मोआ काम नहीं करता था, बट ये एल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। याद रहेगी बात, ये NCERT की है, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आती है। तो ये आपको थ्योरी में सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ये थ्योरी तो बिल्कुल नहीं पढ़नी है आपको। इसमें बस जितनी थ्योरी पढ़ोगे ना, उतने टाइम में इन तीनों रिएक्शंस को 2 बार पढ़ लेना, ज़्यादा हेल्पफुल होगा। यही इसी रिएक्शंस की थ्योरी को बोला है, अलग से कोई पॉइंट नहीं है। 1 डिग्री को एल्डिहाइड में, 2 डिग्री को कीटोन में, 3 डिग्री को एल्कीन में, ऐसा काम करता है कॉपर विथ 573। और अगर मोआ होगा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो प्राइमरी को क्या करेगा अल्कोहल एल्डिहाइड में, सेकेंड डिग्री अल्कोहल को कीटोन में, 3 डिग्री अल्कोहल को कुछ नहीं करेगा। ये 1 डिग्री हैं, ये 2 डिग्री हैं, ये 3 डिग्री हैं। ओके, बढ़े आगे, समझ में आई होगी चीज़ें। चलिए अब कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपन बात करते हैं। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4 और K2Cr2O7, और ये वाला। एक और होता है जॉन्स रिएजेंट। NCERT इसका नाम भी लिखती है क्वेश्चन में, कहीं क्वेश्चन में बीच में छुपा के नाम लिखती है, पढ़ेंगे NCERT अलग से तो बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये जॉन्स रिएजेंट है, क्या करता है, स्ट्रॉन्ग वाले क्या करते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल को बना देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, 2 डिग्री अल्कोहल को बना लेते हैं कीटोन में, 3 डिग्री अल्कोहल को कोई रिएक्शंस नहीं करते हैं। समझ में आ गई बात आपको। और माइल्ड वाले क्या क्या करते हैं, माइल्ड वाले अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलेंगे, सेकेंड डिग्री अल्कोहल को कीटोन में बदलेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल के साथ में कोई रिएक्शन ना, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सोआ, और ये है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मोआ। ना सोआ 3 डिग्री का कुछ बिगाड़ पाएगा, ना मोआ 3 डिग्री का कुछ बिगाड़ पाएगा। बट एक अकेला आदमी है, वो है कॉपर, जो 3 डिग्री का कुछ बिगाड़ पाता है, उसे एल्कीन में कन्वर्ट करता है। स्ट्रॉन्ग वाले ये तो पहले ही याद है ना, पहले ही अपन पढ़ चुके हैं, KMnO4 और क्रोमियम। ओके, और एक और नया आ जाता है जॉन्स। तो स्ट्रॉन्ग वालों को याद कर लीजिए, बाकी वाले माइल्ड हो जाएंगे। माइल्ड वाला हम क्या क्या पढ़ा है, एक तो कॉपर, और एक है आपके पास में, अब यहाँ देखिए, जैसे आपको पता है ना, नारियल आते हैं मार्केट में 2 तरह के, एक आता है पानी वाला नारियल जो बाहर से ग्रीन ग्रीन दिखता है, और एक वो नारियल आता है जो जिसके अंदर पानी नहीं होता है। तो वैसे भी एक है, यहाँ पे आपके पास में 2 चीज़ें हैं। एक है, अब देखिए, अब आपको मैं पूछूं कि नारियल आते हैं 2, एक पानी वाला एक बिना पानी वाला, अच्छा नारियल कौन सा होता है, आप बोलोगे बिल्कुल पानी वाला नारियल अच्छा होता है, उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं, है ना, वो ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो हमारे पास में भी क्रोमियम ऑक्साइड के दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक है पानी वाला क्रोमियम ऑक्साइड, जो कि अच्छा है नारियल की तरह स्ट्रॉन्ग, तो इसको मैं बोलता हूँ पानी वाला नारियल। क्रोमियम ऑक्साइड आपके सामने आ जाए तो परेशान मत हो जाना कि स्ट्रॉन्ग है वीक है, अगर पानी वाला नारियल है तो वो स्ट्रॉन्ग है। और ये कैसा है, बिना पानी वाला नारियल है। ये क्या है, बिना पानी वाला नारियल। समझ में आ गई बात आपको। ये कहीं पे भी दिख जाए काम तो वही होगा,
प्राइमरी को, इसका फंक्शन एक अलग था, प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में बदलता था और ये क्या कर रहा है, एल्डिहाइड में बदलता है। बाकी सारे फंक्शन सेम है। तो ये स्ट्रॉन्ग और वीक का अलग अलग फंक्शन है। ओके, बिना पानी वाले को, बिना पानी वाला नारियल। ओके, पानी वाला और बिना पानी वाला। बाकी पिरिडिनियम के बारे में पढ़ ही चुके हैं कि क्रोमिक ऑक्साइड, पिरिडीन, HCl और ये CH2Cl2। और जो कॉम्प्लेक्स इन सब की रिएक्शंस करके जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, NCERT ने कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर नहीं बोली बट बोला था ना कि पिरिडीन, तो ये आपकी पिरिडीन की स्ट्रक्चर हो गई, ये क्रोमिल क्लोराइड की स्ट्रक्चर हो गई। तो ये आपको याद रहनी चाहिए, ये स्ट्रक्चर्स भी NCERT एग्जाम में पूछ सकती है। ओके, तो एक जॉन्स रिएजेंट आया था, वैसे ही एक कॉलिन्स रिएजेंट और आएगा। जॉन्स में क्या होगा, जॉन्स में होगा H2SO4, ठीक है। और H2SO4 क्या होगा, एसिडिक। और ये है पिरिडीन, पिरिडीन मतलब नाइट्रोजन और उसके ऊपर लॉन पेयर, तो ये क्या हो गया, नाइट्रोजन और लॉन पेयर। नाइट्रोजन मतलब NH2, NH2 मतलब बेसिक। तो अगर ये भी क्रोमिक ऑक्साइड है, तो अगर क्रोमिक ऑक्साइड आपका एसिडिक है तो वो है जॉन्स रिएजेंट, ठीक है। एसिडिक है मतलब उसकी pH 1 होगी, कितनी होगी, 1 होगी। और इसकी होगी 11, कितनी, 11। तो 11 होगी तो बेसिक हो जाएगा। तो इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा आपको, ठीक है। पी और एक होता है PDC, इस PDC को तो छोड़ ही दो, PCC बहुत है अपने, PDC आउट ऑफ NCERT का है। तो आपको समझ में आगे होंगे कि कौन था, क्या था, कैसे था। ओके, एक बार फटाफट रिवाइज करवा दूँ। 2 टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के लिए 2 टाइप के अपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में लेते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग वाले क्या करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करेंगे और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करेंगे, टर्सरी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये हैं स्ट्रॉन्ग के। माइल्ड वाले क्या करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे, सेकेंडरी को अल्कोहल में कन्वर्ट करें, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करेंगे और 3 डिग्री अल्कोहल जो होगा उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। मतलब प्राइमरी अल्कोहल के साथ में ही एक लफड़ा था। लेकिन एक अलग से रिएजेंट होता है कॉपर 573, वो प्राइमरी को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, सेकेंडरी को कीटोन में कन्वर्ट करता है और टर्सरी को एल्कीन में कन्वर्ट करके छोड़ देता है। स्ट्रॉन्ग और माइल्ड के आपको एग्जाम्पल से याद रखने हैं, इतनी बातें थी। ओके, बहुत आसान था, समझाने के लिए टाइम लिया था, बट अब अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, इसको अभी आप छोड़िएगा। चलिए अब अपन आते हैं NCERT पे आ जाते हैं वापस। 11th की NCERT है, एल्कोहल के हो गए, उसके पे क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे अपन, टेंशन मत लीजिए। कंबंसन, ये भी तो एक तरह का ऑक्सीडेशन ही है, कुछ भी नहीं है। कंबंसन का मतलब जब भी आप हाइड्रोकार्बन का कंबंसन करोगे तो CO2 और वाटर मिलेगा। और मीथेन की कंबंसन में जो एनर्जी रिलीज होती है, बिल्कुल मीथेन एक तरह से फ्यूल है, तो इसकी एनर्जी आपको याद होनी चाहिए। मीथेन फ्यूल है। और आपको पता होता है कि जो आपके घरों में गैस के सिलेंडर, मीथेन किस में होता है आपको पता है ना, जो CNG वगैरह होती है उसमें आते रहते हैं, CNG LPG इस टाइप की गैसेज होती है ना, उसमें आता है। तो ये फ्यूल की तरह काम में लेते हैं इसको। तो इसकी एनर्जी भी आपको आइडिया रहनी चाहिए, कितना याद रहना चाहिए। माइनस का मतलब है रिलीज हो रही है। और 1000 याद रख लो, 1000 तो याद रख ही सकते हो ना। और ये है ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या होता है, घरेलू सिलेंडर जो आता है ना LPG का, उसमें होती है। तो इसमें याद रख सकते हैं आप 3000 किलो जूल, और उसमें याद रख सकते हो 1000 किलो जूल रिलीज होगी, और यहाँ पे 3000 किलो जूल रिलीज होगी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको अगर 1000 3000 भी याद है तो आप ऑप्शन लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसको शॉर्ट में कोई भी रिएक्शन दे देना, उसको याद करने का तरीका, यहाँ जितने कार्बन होंगे ना उतनी की उतनी यहाँ CO2 रिलीज होगी। 4 थे तो 4 हो गए, N होंगे तो N रिलीज हो जाएगी। ओके, उसके बाद बाकी यहाँ पे जितने भी N होंगे उसमें 1 जोड़ करके वाटर निकाल दो, रिएक्शन बैलेंस करनी है। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ C5H12, इसका मुझे ऑक्सीडेशन करना है, तो इसकी रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन क्या होगी। अब क्या करूँगा, 5 CO2 निकाल दूंगा और 6 वाटर निकाल दूंगा। ओके, अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो कोई बात नहीं, पहले इधर ऑक्सीजन देख लो कितने हैं, 6 और ये हैं 5 दूनी 10,
6 और 10 16, 16 है तो यहाँ पे 8 कर दूंगा, 8 दूनी 16 हो जाएगी। आसान तो है रिएक्शन को बैलेंस करना, तो ये रिएक्शन के बैलेंस करने को दिखाता है। ओके, तो आपको याद रखना है n और n+1। ओके, आपका आंसर तो यहीं आ जाएगा। बैलेंस करने की समझ में आ गई आपको? ओके, ये अब कब, जब एल्केन दिया होगा। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। आगे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं। चलो ये इसको कट नहीं करना है, इसको पढ़ना है। प्रिंटर इंक वगैरह हम करते हैं, ये वो तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन था। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन भी करते हैं इसका, तब यहाँ कार्बन ब्लैक मिलता है। क्या मिलता है? कार्बन ब्लैक मिलता है। और इस कार्बन ब्लैक को अपन क्या करते हैं, इंक वगैरह में, प्रिंटर की इंक वगैरह में यूज़ करते हैं। और एक होता है कंप्लीट कंबंशन पढ़ा, इनकम्प्लीट पढ़ा, वो दोनों ऑक्सीडेशन थे। अब अपन पढ़ेंगे कंट्रोल, मतलब कितना चाह रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल वाला। कंट्रोल में अगर आप कॉपर लोगे तो बनेगा अल्कोहल, मोलिब्डेनम लोगे तो बढ़ेगा मीथेनॉल। एम से मोलिब्डेनम, एम से मीथेनॉल। और एसिड जैसा कुछ ले लिया रिएजेंट तो प्रोडक्ट भी एसिड जैसा। तो ये रिएक्शंस डायरेक्ट मतलब कंट्रोल है। मैं बोल रहा हूँ ना, इसमें कोई लॉ नहीं लगता, अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको मैं मतलब सेटिस्फाइड कर लिया गया है। तो आपको भी ऐसे याद रखना पड़ेगा इसको कि भाई कॉपर लिया तो बन जाएगा आपके पास में मीथेनॉल। ओके, और अगर आपने मोलिब्डेनम लिया तो मीथेनॉल। और देखो वैसे मोलिब्डेनम अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या करेगा, वो थोड़ा आगे अल्कोहल से थोड़ा आगे ले जाएगा ना। और उसके बाद में ये अगर एसिड आपको दिया है तो एसिड जैसा प्रोडक्ट बनाना। इसको 2-3 बार देखना, आपको याद हो जाएगा। एग्जाम में आएगी तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ऐसे डिट्टो के डिट्टो दे देगा आपको। ओके, और फिर आता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या हुआ, ये अभी इसमें इसमें कोई अपने सोआ में पढ़ा था स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। और ये क्या करता था, ये डायरेक्ट इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। और ये सिर्फ और सिर्फ 3 डिग्री को ही अल्कोहल में कन्वर्ट कर पाएगा। तो इसको भी अपने को याद ही रखना है। सिर्फ ये क्या करेगा, 3 डिग्री ओनली, बाकी किसी को नहीं बदल पाएगा। ठीक है, अगर 3 डिग्री हाइड्रोकार्बन है तो उसको सीधा अल्कोहल में बदल देगा, इसके H को OH में कन्वर्ट कर लेगा। ओके, ये याद रखने की चीज़ है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। थोड़ा बोरिंग टाइप लग रहा होगा आपको। चलिए, तो ये सिंपल से ऑक्सीडेशन हुए, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पढ़ा, इधर अपन ने ये पढ़ा, इधर वो पढ़ा। अब अपन आते हैं मेन इस मुद्दे पे। अपन ने क्या क्या पढ़ा था, या अपन ने शुरुआत में बोला था ना कि अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो अब अपन पढ़ रहे हैं हाइड्रोक्सिलेशन। इसका पहला रिएक्शन अब शुरू कर रहे हैं। ओके, कंबंशन अपन पढ़ चुके हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपन पढ़ चुके हैं। ओके, अब अपन आते हैं हाइड्रोलाइसिस पे। नेक्स्ट वीडियो में ओजोनोलाइसिस पे तो एक सेपरेट अलग से वीडियो बनता है। चलिए, कंट्रोल ऑक्सीडेशन हो गया अपना। हाँ, अब ऑक्सीडेशन, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप। एक ऑक्सीडेशन है एल्कीन का हाइड्रोक्सिलेशन। इसमें 2 टाइप के रिएजेंट होते हैं। एक रिएजेंट तो ऐसे होते हैं जो सिस अरेंजमेंट, सिस रिएजेंट कहलाते हैं। हालांकि NCERT में सिर्फ एक ही रिएजेंट दिया है, कोल्ड डाइल्यूट केमेनोफोर। इसे बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। क्या बोलते हैं? बेयर्स रिएजेंट, नाम याद रहेगा, कोल्ड डाइल्यूट केमेनोफोर। एग्जाम में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा, डायरेक्ट कोल्ड डाइल्यूट केमेनोफोर दिया है, एल्किन दिया है तो 2 OH लगा लो, काम ख़त्म। बस इतना ही है NCERT के अकॉर्डिंग। कोल्ड डाइल्यूट केमेनोफोर दिया है। अब पहले केमेनोफोर का पिंक कलर होता है, ठीक है, और बाद में रिएक्शन के बाद में ये केमेनोफोर गायब हो जाएगा तो उसका पिंक कलर गायब हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, क्योंकि केमेनोफोर का कलर डिस्कलरेशन हो जाता है। ये पूरा पढ़ना अपने को। और प्रोडक्ट जो बनेगा विस बनेगा। विस मतलब पड़ोस वाले कार्बन पे कुछ कंपाउंड सेम ग्रुप लगे होंगे। जैसे अपने वहाँ पे भी तो पढ़ा था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ब्रोमीन वाले में। और ब्रोमीन वाला जो टेस्ट था वो भी तो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन थे। तो 2 टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन हो गए थे, एक ब्रोमीन का अटैक और एक केमेनोफोर का अटैक एल्किन के ऊपर। टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन होगा, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब OH लगाने, बाकी कोई भी ये 4 रिएक्शन पढ़ेंगे अपन, लेकिन कोई भी टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन नहीं है। टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन ओनली बेयर्स रिएजेंट है।
अगर आपके पास में कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 है या फिर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है, ये दोनों के दोनों रिएजेंट डबल बॉन्ड को हटाएंगे और वहाँ पे OH लगाएंगे और दोनों OH एक ही डायरेक्शन में होंगे, मतलब कि इसका सिस अरेंजमेंट होगा। याद रहेंगे, जैसे KMnO4 वैसे OSO4, नाम एक जैसे काम एक जैसे। ओके, सिस अरेंजमेंट लगवाएंगे। उसके बाद में अगर Ag2O आ गया या परऑक्सी एसिड आ गया तो ये लोग काम वही करेंगे, OH ही लगाएंगे। एल्किन दी होगी और ये रिएजेंट दिए होंगे, OH ही लगाएंगे, लेकिन अब ये ट्रांस डायरेक्शन में लगाएंगे, मतलब कि OH अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे। ओके, समझ में आ गई बात आपको? डायरेक्ट याद रखना है। अब यहाँ क्या होगा, एक OH इधर, एक OH इधर, बस कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा के, बट याद रखना कि कौन सिस करता है कौन ट्रांस करता है। समझ में आया कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 का काम? चलिए, अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कब, जब पढ़ा दूंगा आपको एल्किन है, KMnO4 है, KMnO4 K2Cr2O7 ये सब होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये करते हैं वर्क एज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। अभी आप ओजोनोलाइसिस पढ़ेंगे तो याद रखना KMnO4 कैसा काम करता है, वर्क एज KMnO4 हो गया या K2Cr2O7 हो गया स्ट्रॉन्ग वाले, ऑक्सीडाइटिव ओजोनोलाइसिस। तो ओजोनोलाइसिस पढ़ेंगे ना, उसमें दो टाइप का पढ़ेंगे, एक रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, एक ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। तो जैसा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करता है वैसे कि वैसे ये काम करेगा, ये बात याद रखना है। बाकी आपको बाद में समझ में आ जाएगी। ओके, ये क्वेश्चन आ गया, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 दिया है, ठीक है, क्या करोगे भाई? सीधी सी बात है, OH लगाओगे, इसमें OH लगा लोगे आप, डबल बॉन्ड हटेगा, यहाँ OH लग जाएगी, लेकिन दोनों OH एक डायरेक्शन में लगेंगे, भले वेज पे लगाओ। अब इसमें सिस ट्रांस नहीं बोल सकते क्योंकि अंदर थोड़ी लगाओगे, ऐसा ट्रांस के लिए अंदर थोड़ी बताओगे आप, अंदर तो लगा नहीं सकते, लगाने तो रिंग के बाहर ही पड़ेंगे। तो उस कंडीशन में अपन ये वेज और डैश वाली चीज़ें काम में लेते हैं, तो एक ही डायरेक्शन में लगेंगे। OSO4 ये भी क्या करेगा, एक ही डायरेक्शन में लगाएगा, या तो वेज पे या डैश पे। लेकिन ये परऑक्सी एसिड, परऑक्सी में 3 ऑक्सीजन आएंगे, ठीक है, 3 ऑक्सीजन आ गए मतलब परऑक्सी एसिड है। ये क्या करते हैं, ये भी लगाते हैं तो OH ही है, लेकिन एक लगाते हैं अगर सिस में अपोजिट डायरेक्शन में, एक अगर वेज पे लगा लिया तो दूसरा डैश पे लगाएंगे। ओके, ये भी क्या करता है, ये भी सेम काम करता है, एक अगर वेज पे लगा लिया तो दूसरा लगाएगा डैश पे। ओके, समझ में आया वो कंसेप्ट? आउट ऑफ NCERT था, NCERT में सिर्फ कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 था, बट ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए, आसान सी बात है। अब अपन आते हैं ओजोनोलाइसिस में, तो ओजोनोलाइसिस नेक्स्ट वीडियो में अपन कवर अप करेंगे, ठीक है। ओजोनोलाइसिस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो ओजोनोलाइसिस तो अपना होगा नेक्स्ट वीडियो में कवर। उसके बाद में मैं अभी आपको थोड़ा सा कुछ और करवा लेता हूँ, ये ओजोनोलाइसिस बाद में पढ़ेंगे। इस 3 टेस्ट है, वो भी 3 टेस्ट एक अलग वीडियो में आएंगे सेपरेट में। और उसके बाद हाँ, अभी अपन एक KMnO4 वाला बात करके छोड़ दी थी, मतलब कि अगर अभी ऊपर पढ़ा था ना टॉप में कि यहाँ पे आपको CH3 मिलेगा, टॉलुइन मिलेगा, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है हाइड्रोजन हो, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, बस उस कार्बन के पास में हाइड्रोजन होना चाहिए, पाई बॉन्ड होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए। ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में NCERT में दे रखा है, वहाँ की थ्योरी बिल्कुल भी काम की नहीं है, वहाँ की मतलब पूरी थ्योरी नहीं, सिर्फ इससे रिलेटेड जो थ्योरी वो काम की नहीं है। बस आपको ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, जो कि मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, इसलिए मैंने NCERT को यहाँ नहीं लिया है। तो इस पूरे के पूरे ग्रुप को आपको CWS में कन्वर्ट कर लेना है। क्वेश्चन करते हैं, ये CH3 है, क्या आप इसके पास में सॉरी, इसका यहाँ एक कार्बन है बेंजीन के ऊपर, बिल्कुल इसके ऊपर हाइड्रोजन, पाई बॉन्ड या ऑक्सीजन होना चाहिए। यहाँ पे हाइड्रोजन है, बिल्कुल अपनी कंडीशन फुलफिल हो रही है। ओके, तो इसको पूरे ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर लोगे, COOH में। तो यहाँ क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, COOH। H के लिए H+ देना ज़रूरी है, नहीं तो COO नेगेटिव बनता है। ओके, ये बन जाएगा। अब इसको कर लेते हैं अपन कॉपी। अब यहाँ देखिए, यहाँ फिर से एक कार्बन है, उसके बाद में क्या है हमें कोई मतलब नहीं है,
कार्बन है, उस कार्बन के पास में एक हाइड्रोजन है, बिल्कुल है। तो कार्बन के पास में कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है। यहाँ पे भी कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन था, तो इसको भी आप किस में कन्वर्ट कर लोगे, सीधा का सीधा बेंजोइक एसिड में। यहाँ भी एक कार्बन है, एक कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, बाकी कोई भी स्ट्रक्चर हो कोई मतलब नहीं, पूरा का पूरा ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है। कार्बन है तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर लेंगे इसको। ओके, यहाँ देखिए कार्बन है, इससे एक पाई बॉन्ड भी जुड़ा है और कार्बन से हाइड्रोजन भी जुड़ा है, दो कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो ये तो और आसानी से एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए कार्बन है और पाई बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन से जुड़ा हुआ पाई बॉन्ड है, बिल्कुल है, तो ये डायरेक्ट पूरा का पूरा ग्रुप बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें देखिए यहाँ एक कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर में एक बॉन्ड ये एक बॉन्ड ये, तो दो हाइड्रोजन होंगे, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप आपके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ग्रुप COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, होगा। इधर आइए, ये कार्बन है और इससे क्या जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन भी है और इस कार्बन से एक ऑक्सीजन भी है, इसी कार्बन से जुड़े हुए। ओके, तो क्या होगा, ये भी COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे रिएजेंट याद रखना KMnO4 या K2Cl2O7 होना चाहिए। यहाँ भी एक कार्बन है, इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है आगे। ओके, यहाँ भी एक कार्बन है, हाइड्रोजन जुड़ा है, बाकी कौन है क्या है साइड में, कोई टेंशन नहीं लेनी उसकी, ठीक है। उस कार्बन को COOH में कन्वर्ट कर लो। ये तो आसानी से आपको समझ में आया ही होगा, इसको मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया, पता नहीं दोबारा क्यों ले लिया। ओके, अब यहाँ बताएं आपको, यहाँ एक कार्बन है, बिल्कुल है, एक वैलेंसी ये हो गई, एक वैलेंसी ये हो गई, यहाँ कुछ नहीं लिखा मतलब यहाँ CH3 है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, CH3 है, एक बॉन्ड ये बना दिया। बट अब यहाँ ना तो इसके पास में हाइड्रोजन है, ना इसके पास में पाई बॉन्ड है, ना ही इसके पास में कोई ऑक्सीजन है, तो क्या इसका ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा, नहीं होगा। तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। बट ये वाली पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ कार्बन है, कार्बन से जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन है, कार्बन है उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, तो डायरेक्ट इसको इसमें कन्वर्ट कर दोगे आप। तो ये रिएक्शंस अपन ने पढ़ी है। एक ही लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपन आज का, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, मतलब वीडियो ख़त्म करते हैं, कल बात करेंगे बाकी। अब आपको ये दिख रहा होगा, अपन ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ESR पढ़ी है, पढ़ी पूरी ESR में आपने ये पढ़ा है कि ब्रोमीन अकेला होता तो नहीं लग पाता, बट या H नहीं होता तो ब्रोमीन यहाँ अटैक कर लेता है इसके ऊपर में, और ब्रोमीन विथ मेटल है, मतलब ये कि ESR रिएक्शन है, ब्रोमीन विथ मेटल। तो इसमें देखिए ये तो है रिंग की एक्टिविटी बढ़ाने वाला, और ये है रिंग की डीएक्टिवेटिंग प्रॉपर्टी रखने वाला, मतलब एक्टिविटी कम करने वाला। एक्टिविटी ग्रुप कहाँ लगते हैं, ऑर्थो और पैरा पे, पैरा वाला मेजर बनता है बट पैरा पे लगा हुआ है, तो ऑर्थो पे यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगा, इसके अकॉर्डिंग लगेगा, बिल्कुल। तो ए क्या बन जाएगा आपका CH3, और ये आपका ये नीचे NO2, CH3, और ये बेंजीन आपकी नीचे NO2, और यहाँ लग जाएगा आपका Br। ये समझ में आया आपको, ESR रिएक्शन थी। उसके बाद SnHCl, ये क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट है, अभी अपन रिड्यूसिंग एजेंट में पढ़ेंगे। मेटल विद एसिड रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। NO2 ग्रुप जो होता है ना, तो वो ग्रुप अभी आपको समझ में शायद कम आ रहा होगा, बट बाद में आ जाएगा। NO2 जो ग्रुप है ना, वो NH2 में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में। बाकी इसका काम कोई काम नहीं, बाकी किसी को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। फिर NaNO2 और HCl है, ये NH2 को क्या करता है, यार ये सारे रीजन आपने नहीं पढ़ रखे, तो इस क्वेश्चन को अपन रिडक्शन के बाद पढ़ेंगे ना, तो ज़्यादा मज़ा आएगा, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सॉरी मैं इस रीजन की वजह से आपको क्वेश्चन करवा रहा था, तो अभी आप छोड़ दीजिए इसको, कोई बात नहीं। आज वीडियो यहीं ख़त्म कर देते हैं, उस क्वेश्चन को कभी अपन और डिस्कस करेंगे। कल अपन मिलते हैं ओजोन और आइसिस के साथ में। तो अब इसके बाद में 2 वीडियोज़ और आएंगे, जिसमें आपका ऑक्सीडेशन ख़त्म हो जाएगा, लॉन्ग वीडियोज़। तो 2 वीडियो ऑक्सीडेशन के आज के बाद, और 2 वीडियो रिडक्शन, 1 वीडियो रिडक्शन का, और 3 या 4 वीडियो चैप्टर के, बस। मतलब 1 सप्ताह से ज़्यादा नहीं लगने वाला ऑर्गेनिक ख़त्म होने में। फिर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवा लूँगा मैं, मिक्स क्वेश्चन, जिसमें मैं ये नहीं बोलूँगा ये इस चैप्टर का है उस चैप्टर का है, बिल्कुल भी नहीं।
ओके।